मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने जहाँ इंडिया गठबंधन की सियासी जमीन हिलाकर रख दी, वहीं बीजेपी का उत्साह चरम पर पहुँच गया है। जी हाँ, इसी बीच इंडिया गठबंधन के दो नेताओं के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। साथ ही बीजेपी को लेकर बढ़ी हुई बेचैनी भी दिखने लगी और इसके सेंटर में कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। जी हाँ, दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने दिल्ली चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को चेताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हमारी पार्टी यानी शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वह भविष्य में आपकी पार्टी जदयू और टीडीपी के साथ भी हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव जीता है उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की मंशा से साफ है कि बीजेपी क्षेत्र दलों को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से अभियान चला रही, जो क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। अमेरिका में अडानी समूह को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अडानी के सवाल पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए जवाब पर ही तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। इस पर मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। मणिपुर में नया मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगना बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। 60 सदस्य राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 37 विधायक हैं। उसके अलावा दूसरे दलों के 11 सदस्यों का समर्थन बीजेपी को सरकार में रहते मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत क्यों आई है। वैसे मणिपुर कई महीनों से अशांति माहौल से गुजर रहा है। यहाँ हिंसाएं देखी गई, 200 से ज्यादा लोग बेमौत मर चुके और इन हिंसाओं में हजारों लोग बेघर हुए। जाति हिंसाओं के बाद दबाव, विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी के बीच मणिपुर में एन बीरेन सिंह को 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ, बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास नया मुख्यमंत्री चुनने का विकल्प था, लेकिन पार्टी ने उस विकल्प को नहीं चुना, जिसके कारण 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के बाद अब बीजेपी कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इस बीच आपके मोहल्ला क्लिनिक की पहचान बदल सकती है। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख सकती है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली की सत्ता में आने के बाद लोगों को सस्ते में इलाज करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, तो ये आप सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। जी हाँ, पीटीआई सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति की जानकारी ले सकती है। इसके साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है या नहीं।
समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका को अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया, जिनमें पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। इकरा हसन ने अपनी याचिका में कहा है कि मस्जिदों या दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर करना, उसके बाद दावे की योग्यता और स्वीकार्यता के बारे में किसी भी तरह की जांच किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण के न्यायिक आदेश देना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने और सद्भाव और सहिष्णुता के संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का जोखिम है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शब-ए बारात की रात को होने वाली सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही पुलिस ने मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद भी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था पर भरोसे की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि जामिया मस्जिद को बंद करना ये दिखाता है कि प्रशासन को खुद पर और लोगों पर भरोसा नहीं है कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि श्रीनगर के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुम औकाफ ने बताया कि गुरुवार दोपहर को पुलिस ने नमाजियों को मस्जिद खाली करने के लिए कहा है और इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस ने उन्हें बताया कि शब-ए बारात की रात को होने वाली स्पेशल नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मीरवाइज उमर फारूक को परंपरागत रूप से इस मौके पर नमाज की इमामत करते हैं। उन्हें गुरुवार सुबह से ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकायुक्त के सामने भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में चल रही कार्रवाई से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने मामले में अंतरिम राहत के लिए दायर बीजेपी नेता की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मांगी जा रही राहत प्रदान के लिए कोई आधार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में दाखिल मुख्य याचिका पर सुनवाई के लिए 6 मई तक की तारीख तय कर दी। गुप्ता ने मामले में जांच के लिए लोकायुक्त की ओर से अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती दी है। यह विवाद एडवोकेट हेमंत चौधरी की शिकायत से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नॉर्थ एमसीडी का मेयर रहते हुए अपने कार्यकाल में कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति जुटाई। इस शिकायत पर लोकायुक्त के सामने कार्रवाई लंबित है। उसे चुनौती देते हुए गुप्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार अलर्ट हो गई। जी हां, पंजाब कैबिनेट ने सरकारी और निजी सेक्टर में 60,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्मचारियों की करीब 14,000 करोड़ रुपए की एरियर को भी मंजूरी दी है। जी हां, कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए भी पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत EWS वालों को शहरी क्षेत्रों में घर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रूठने के चलते आम आदमी पार्टी को झटका लगा। ऐसे में इस वर्ग को लुभाने के लिए पंजाब सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने चाइनीज गैंग को इंडिया बैंक अकाउंट प्रोवाइड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। कुल 11 अपराधियों को साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया। ये गैंग नकली आधार कार्ड की मदद से बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड के पैसों की हेराफेरी करने के लिए चाइनीज गैंग को बैंक अकाउंट पहुंचाने में मदद करते थे। अहमदाबाद में चांदखेड़ा के एक फ्लैट में 5 फरवरी को रेड करके साइबर क्राइम ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जी हां, जांच के दौरान पुलिस को 43 ATM कार्ड और 21 चेकबुक, 10 पासबुक, 15 मोबाइल फोन, 12 पैन कार्ड, 10 आधार कार्ड, 1 पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए गए। इन अपराधियों के बैंक अकाउंट में पिछले सिर्फ 10 दिन में ही 4 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली। गृह मंत्रालय ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का अनुरोध किया है। जी हां, सूत्र बताते कि गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 2018 के तहत मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अनुरोध पर सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक परिवर्तन निदेशालय को इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए अदालत में केस को आगे बढ़ाने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया। अगर राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो मामले को अदालत में आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।